हम बराबर यह देखते हैं कि हमारे समाज में बराबर ही सामाजिक स्तर पर भ्रूण हत्या पर किसी न किसी व्यक्ति को उपदेश देते हुए, कभी सरकार के द्वारा जागरूकता अभियान चलाते हुए, तो कभी छोटे मोटे प्रोग्राम के द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए, लेकिन लगता है इसका लाभ समाज में नहीं दिखाई देता, क्योंकि इंसान अपना ज्ञान सिर्फ दूसरों पर थोपने पर विश्वास करता है। अपने आप को इस परिस्थिति से अलग कर गुप्त रूप से चलने की कोशिश करता है। ऐसा ही अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है दहेज। लोग अक्सर इस चीज़ को नकार देते हैं, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि जहां हमारे देश में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या काफ़ी कम है, तो विदेश में कई ऐसे देश हैं जैसे रसिया, जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में काफ़ी अधिक है, क्योंकि वहां दहेज जैसी कुरीतियाँ नहीं दिखाई देती। अक्सर हमारे देश में कोई भी समस्या हो तो उसे कमज़ोर लोगों पर आरोप लगाकर अपनी पीछा छुड़ाने की कोशिश होती आ रही है। अक्सर लोग इसे अनपढ़ अशिक्षित लोगों पर थोप दिया जाता है। यह कितना सही है, यही आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक माँ की तरफ बेबसी लाचारी को हम अक्सर अपने इर्द गिर्द देखते ही हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। हमारे घर एक दिन गांव के एक सभ्य व्यक्ति अक्सर घर परिवार के लोगों से मिलने आते ही हैं रहते हैं। घर परिवार का कुशल क्षेम पूछते हैं और बताते भी हैं। मैं उस समय 10th क्लास में पढ़ रहा होता हूँ। मैं भी उनके पास ही बैठे थे। वे एक शिक्षक हैं, शादी के लगभग 1 साल हुए हैं। अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरी बेबी गर्भ से है, लगभग 7 महीने का बच्चा अभी माँ के पेट में है, और आगे बताते हैं कि डॉक्टर से मिलकर जांच भी करा लिए हैं कि बच्चा बेटा ही है। वे बहुत खुश हैं, खुशी उनके चेहरे पर दिखाई देता है। मैं उस समय विद्यार्थी होता हूँ। अक्सर भ्रूण जांच नहीं होने की जानकारी हमें होता है कि सरकार के द्वारा भ्रूण जांच पर रोक है। यह तो संभव ही नहीं है, लेकिन जब मैं पता करता हूँ तो पता चलता है कि यह तो धड़ल्ले से होता है, थोड़ा पैसा अधिक लगता है। मैं उस परिवार को फॉलो करने लगता हूँ। कुछ समय बीतने पे पता चलता है कि उन महानुभाव के घर किसी बच्चे का जन्म हुआ है। मैं आशा में ही रहता हूँ कि बच्चे का जन्म हुआ है, बेटा ही होगा, क्योंकि वे सज्जन तो पहले ही भ्रूण जांच करवा लिए थे। मैं आशा में रहता हूँ कि मेरे यहाँ भी बच्चे के जन्म पे छठी भोज का निमंत्रण तो आएगा ही, उसमें जाकर पता कर लूँगा। लेकिन समय बीत जाने के बाद भी हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आता। मैं अब पहले से ज़्यादा उस परिवार को फॉलो करने लगता हूँ। पता करने पे पता चलता है कि उनके यहाँ बेटा नहीं बेटी का जन्म होता है। अब वह इंसान खुशी तो छोड़िए, सही से मातम भी नहीं मना रहा है। अक्सर जांच करने वाले डॉक्टर को कोसते हुए दिखाई देता है, कभी कभी गाली भी देता है। बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ था, अब माजरा ही कुछ और हो जाता है। बच्चे और बच्चे की माँ मायके में होती है। अब यह इंसान बच्चे और बच्चे की माँ को नहीं लाना चाहता। वह यह बात लोगों को बताता है कि यह बच्चा मेरा नहीं है, कोई और इस बच्चे को बदल दिया है। अब बात यह तूल पकड़ लेता है। कुछ दिन के बाद बच्चे और बच्चे की माँ को मायके से नहीं लाने पे वहाँ के कुछ आदमी उसके घर पहुँचते हैं। पता चलता है कि यह इंसान इस तरह की बातें बोलता है कि आसपास के लोग भी बिगड़ जाते हैं। वह कहता है कि बच्चा को हॉस्पिटल में कोई बदल लिया है, कोई देखने वाला नहीं था वहाँ। लोगों के द्वारा गुस्सा किया जाता है, बोला जाता है जब विश्वास नहीं था तो खुद तुम वहाँ क्यों नहीं मौजूद था। लोगों के द्वारा समझाने पे वह अपनी बच्चे और बीवी को ले आता है। यह बात समझ से परे होते हैं कि कोई मूर्ख इंसान यह बात करे तो समझ में आता है, लेकिन कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की बात करे तो समझ से परे है। अब शुरू होता है असली कहानी। अब उस बच्चे की माँ से बराबर ही लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। घर से लगभग सभी सदस्य का व्यवहार यही होता है। कोई भी इंसान उठ उस बेबस बच्चे की माँ पर टूट पड़ता है, चाहे सास हो या ससुर हो, देवर हो या पति, सब के सब बराबर ही उसके साथ मार पीट करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे को सही से दूध भी नहीं दिया जाता है ताकि बच्चे मर जाए। यह बात बच्चे की माँ को पता चल जाता है और वह बेबस माँ लड़ाई झगड़े के साथ साथ अपने बच्चे पर विशेष ध्यान देने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। बराबर झगड़े से तंग आकर एक दिन वह औरत
घर के बगल में मौजूद कुएं में कूद जाती है। गांव के लोग दौड़ पड़ते हैं। रस्सी बांस के लकड़ी के सहारे उसे कुएं कुएं से तो निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही वह कुएं से निकलती है वैसे ही उसके परिवार के सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर गांव वाले भड़क जाते हैं। लोगों के द्वारा परिवारजनों को पहले तो पीट दिया जाता है और फिर पंचायत बुलाकर कुछ बॉन्ड बनाकर फिर मामले को निपटा दिया जाता है। पंचायत बुलाने पे घर में लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम तो होता है, लेकिन शांत नहीं होता। अब वह औरत भी समझ जाती है कि अपने अधिकार के लिए उसे लड़ना पड़ेगा, अपनी जान देने से कुछ नहीं होगा। अब वह औरत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। यही सोचकर अब लड़ाई झगड़े में सीना तान कर आगे आकर सभी से भीड़ पड़ती है। अब मामला थोड़ा अलग हो जाता है। अब परिवार में लड़ाई झगड़ा कम होती है, क्योंकि लड़ाई में चुप रहने वाली औरत अब दूसरे मूड में आ गई है। थोड़ा भी कुछ होने पे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दूसरे की कमजोरी को अब यह अपनी ताकत बना ली है। समय ऐसे ही बीत जाता है। कुछ साल बाद फिर बच्चा होता है। भगवान की मर्जी से इस बार भी बेटी ही जन्म लेती है। अब तो मास्टर साहब ज़्यादा ही टूट जाते हैं। इस बार भी बच्चे का छठी नहीं होता। इस बार ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने के कारण बच्चे का भ्रूण जांच भी नहीं हो पाया। अब मामला बदल गया। अब खाने पीने में भी दिक्कतें आने लगी। पहले अपने पास यह होता देख दुख बहुत होता था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। अपने बुजुर्ग गांव के दादा से पूछने पे पता चला कि यह सब होते रहेगा। जब तक एक बेटा नहीं होगा तब तक ऐसा ही चलते रहेगा। कौन जाएगा उससे लड़ाई झगड़ा करने। झगड़े मेरे अंदर यह जिज्ञासा बढ़ गई कि सही में बेटा होने पे ये सारी चीज़ें बदल जाएगी। मुझे विश्वास नहीं हुआ। बराबर यही चलता रहा। कुछ दिनों के बाद देखने में आया कि अब झगड़ा होना कुछ कम हुआ है। पता चला कि पिछले बार झगड़े होने के कारण मास्टर साहब की बीवी जांच कराने से मना कर गई थी। इस बार जब वह भ्रूण जांच कराने गई तो पता चला कि गर्भ में बेटी ही है, तो मास्टर साहब विचलित हो गए। बच्चे को पेट में ही मार देने की बात करने लगे। पहले तो पत्नी तैयार नहीं हुई, लेकिन मास्टर साहब पागल की तरह करने लगे। वे नौटंकी कर रहे थे। वे अपनी पत्नी को समझाने लगे कि कैसे इन सभी का पालन पोषण करेंगे, शादी कैसी होगी, और सारी बातें अपने तरफ से पत्नी को बताई गई। लेकिन इन सब बातों का जब फर्क नहीं पड़ा तो मास्टर साहब पागल की तरह नौटंकी करने लगे। कभी रोना, कभी गाली गलौज करना, कभी घर छोड़कर भागना। अंत में उनकी पत्नी मान जाती है और बच्चे को गर्भ में ही मार दिया जाता है। अब मास्टर साहब सही हो जाते हैं। उनका पागलपन सही हो जाता है, लेकिन एक माँ की बेबस और लाचार दिखाई पड़ती है। समय बीतते रहता है। भ्रूण को गर्भ में मारे जाने से माँ की हालत दूसरे तरह का हो जाता है। अक्सर लड़ाई जोर से बोलने वाली औरत अब बहुत कम बोलती है। शरीर में पहले से काफ़ी कमज़ोर जान पड़ता है। हर समय चिंतित दिखाई पड़ती है। हमेशा मेरे मन में यही बात चलते रहता है कि वाकई वह बुजुर्ग जो कहा था कि बेटा होगा तभी यह सारी दिक्कतों का अंत हो जाएगा, अब हम उसके दुखों के अंत की प्रतीक्षा करने लगते हैं। कुछ साल बाद मास्टर साहब के घर बेटा का जन्म होता है। इस बार मामला कुछ अलग नहीं, सब कुछ अलग दिखाई देता है। मास्टर साहब काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। घर में छठी का भोज निमंत्रण हमारे घर आता है। मैं उस भोज में उपस्थित होता हूँ। देखकर हैरान हूँ। बेटे की खुशी मास्टर साहब को इतनी है कि छठी भोज पे पूजा पाठ के साथ भजन कीर्तन का भी प्रोग्राम है। घर को लाइट से सजाया गया है। सब लोग काफ़ी खुश दिखाई पड़ते हैं। ये सब देखकर हमारी आंखें विचलित होने लगती है। पिछले सारी कहानी मुझे खुद गलत लगने लगता है। मुझे अपने आप पर संदेह होने लगता है कि वाकई कहीं मैंने स्वप्न तो नहीं देख रहा था। इस परिवार के बारे में फिर उस बुजुर्ग की बातें याद आती है कि बेटा होते ही सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे थोड़ा सुकून होता है। फिर इस उम्मीद में कि मैं घर लौट आता हूँ कि वाकई अब सब सही ही होगा। कुछ समय बीत जाने के बाद वाकई उस बुजुर्ग की बातें सही होती प्रतीत दिखाई दिया। लड़ाई झगड़े बंद हो गए। सभी खुशी दिखाई जान पड़ते हैं, लेकिन शायद वह माँ
आज भी अपने मारे गए गर्भ में पुत्री की याद को भुला नहीं पाती। उसका शरीर आज भी वही कमज़ोर जान पड़ता है। क्यों नहीं होगा? जिस माँ ने अपने गर्भ में बच्चे को पालती है, 6-7 महीने गर्भ में रखने के बाद एक झटके में ही मार दिया जाता है। उस माँ के पीड़ा को कोई नहीं पूछता, उसको सिर्फ बेटा पाने की खुशी चाहिए। लेकिन वही इंसान को अपने परिवार के वंश बढ़ाने के लिए किसी को बीवी चाहिए तो किसी को पुतोह, किसी को भाभी चाहिए। वाह रे इंसान! इसलिए अगर कहा जा सकता है कि इंसान से घटिया और ख़त्म कोई जीव धरती पे नहीं है। क्यों ऐसा करता है? समझ से परे परे। जानना है कि वो यहाँ धरती पे रहने नहीं आया है। कोई 50 साल बाद, कोई 60 साल बाद सबको मरना निश्चित है। फिर भी इंसान, वो भी पढ़ा लिखा इंसान ऐसा करे, समझ में नहीं आता। फिर आज सोचते हैं कि आखिर ज़्यादा भ्रूण हत्या पढ़ा लिखा इंसान करता है या अनपढ़? इसका सही उत्तर है पढ़ा लिखा इंसान ही ज़्यादा भ्रूण हत्या करता है। क्योंकि जब आप शहर और गांव की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि शहर में रहने वाला इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है गांव की अपेक्षा। साक्षरता दर की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि गाँव में अक्सर यह देखने की ज़्यादातर परिवार में 3, 4 या 5 बच्चे होते हैं। किसी को 3 बेटियां के बाद 2 बेटा तो किसी को 2 बेटा के बाद 1 बेटी। बच्चे के जन्म में भारी ज़्यादा अंतर नहीं होता। 1, 2 या 3 साल का अंतर अब नए जनरेशन में देखने को मिलता है। लेकिन वही शहर में 2 या 3 बच्चे ही परिवार में दिखाई पड़ते हैं। बच्चे के जन्म में भी काफ़ी अंतर दिखाई देता है। 4 साल, 5 साल, 10 साल भी अंतर दिखाई देता है। यह अंतर सही भी है, लेकिन 2-3 बच्चे में ही सभी परिवार में बेटे या बेटी समान रूप से दिखाई देना कहीं भ्रूण हत्या का कारण तो नहीं? यह सवाल आप लोगों पे छोड़ता हूँ। दहेज मुक्त तब तक हमारा समाज नहीं होगा, तब तक शायद ही भ्रूण हत्या रुके। दहेज का टेंशन ही हमारे समाज से लोगों का समस्या है। इंसान इतना गिरा हुआ है कि सभी के घर में बेटियां हैं, फिर भी सबको दहेज चाहिए। वाह रे इंसान!